अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान इकबाल है। आई एम पोस्टेड एज इलेक्शन ऑफिसर विद रीजनल इलेक्शन कमीशनर ऑफिस सरगोदा। इलेक्शन कमीशन बेसिकली जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आजकल तो न्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका रोल आ रहा है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि पाकिस्तान में डिफरेंट इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाय आर्टिकल्स इसको ये फोर्स दी गई है। चाहे वो इलेक्शंस आपके नेशनल असम्बली लेवल के हैं, प्रोविंशियल हैं, बाई इलेक्शंस हैं या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं, तो वो बेसिकली ये हमारी डोमेन में फॉल करता है। ये बेसिकली जो हमारा आज का सेशन है ये इंटरेक्टिव या इंट्रोडक्शन है गाइड करने के लिए फॉर द न्यू इंस्पायरेंट्स जो आपके इस फील्ड के साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ अटैच होने जा रहे होते हैं। इलेक्शन कमीशन में आने से पहले जो एक हमारी सक्सेस स्टोरी थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है CSS 2017। वो मैंने एक दफ़ा क्वालिफाई किया बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम एलोकेशन नहीं हुई। इकरा एकेडमी के साथ जो एक जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी प्रिपरेशन फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो 2016 में स्टार्ट हुई। बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर। नेस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी, देन 2-2.5 साल अपनी फील्ड में जॉब की। फिर ओमान 2016 में फिर मैं ओमान से वापस आया और इकरा एकेडमी को मैंने ज्वाइन किया। वाई आई ज्वाइन इकरा एकेडमी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल एकेडमीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ में हैं। पर्टिकुलरली अगर सरगोदा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एकेडमीज़ काफ़ी सारी बन चुकी हैं। इकरा एकेडमी बाय द टाइम आई ज्वाइंड दिस जर्नी तो एक नाम था जो कि इसकी एक मोनोपोली थी पूरी मार्केट में, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था CSS प्रिपरेशन के लिए। राइट नाउ एकेडमीज़ बहुत सारी ओपन हो चुकी हैं, उस टाइम पर तो थी ही नहीं एकेडमीज़, अब तो बहुत सारी एकेडमीज़ और भी बन चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद इकरा के जो एक स्टाफ मेंबर्स हैं, जो इसके टीचर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस बड़ा वर्सटाइल है, जो कि मोर देन 5 to 10 ईयर्स इसी फील्ड के साथ पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, जो टीचर्स हैं इसके साथ अटैच हैं। हमारे पास कोविड की ड्यूरेशन के दरमियान भी इकरा एकेडमी में, क्योंकि मैं खुद भी टीचिंग करता रहा हूँ 2019 और 20 के अंदर, तो हमारे पास डेडिकेशन जो थी टीचर्स की वो इट वाज फिनोमिनल। कि हमारे पास बेशक स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं या पैकेज वो पे नहीं कर पा रहे हैं, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गाइड देम, ठीक है, ताकि वो इस जर्नी पे कॉन्टीन्यूसली उनका टाइम ज़ाया ना हो, वो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे। थोड़ा सा आपको बता देते हैं अपनी जर्नी के बारे में कि हमारा जो तैयारी थी वो किस तरह हुई, या फॉर द न्यू CSS एस्पायरेंट जो इसी फील्ड के साथ अभी अटैच होने जा रहे हैं कि क्या हमें बेसिक टिप्स को फॉलो करना चाहिए। अब हर बेसिकली स्टूडेंट का अपना एक कैपेसिटी लेवल है, उसकी एक अपना एप्टीट्यूड है। नॉर्मली ये होता है कि आप एकेडमी कोई भी ज्वाइन करते हैं तो वो आपको एक पाथवे प्रोवाइड कर देता है। डेडिकेटेड आवर्स होते हैं आपके 3 to 4 आवर्स जो एकेडमी का सेशन चल रहा है, उसके ड्यूरेशन में आप उसके साथ रेगुलरली अटैच्ड हैं और वो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज है उसके मुतालिक गाइड करते जाते हैं। साथ साथ आपने जो घर पे प्रिपरेशन करनी है वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने गिवन नंबर ऑफ आवर्स आप कितने कर सकते हैं। 2 आवर्स में आप इजीली सेशन बना सकते हैं। टोटल आप सपोज डेडिकेट करते हैं अपनी तैयारी के लिए 4 to 6 आवर्स, तो आप 1.5 से 2 घंटे के सेशन बना लें उसके, क्योंकि नॉर्मल जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी एक कैपेसिटी है, वो 1.5-2 घंटे से ऊपर वन गो में नहीं पढ़ सकता। तो अपने लिए इजी चीज़ों को बनाएं। 1.5-2 घंटे एक सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करें और फिर थोड़ा सा पॉज लें, चाय पिएं, थोड़ी सी वॉक करें, फिर आके 1.5 घंटे का एक और सेशन लगा लिया। तो बाय दिस मेथड आप 3 to 4 आवर्स के इजीली सेशन बना सकते हैं अपने, और अपने इवनिंग और मॉर्निंग दोनों के अलग-अलग ये 3 to 4 आवर्स के सेशन लगा के आपका 6 से 8 घंटे ईजिली प्लस में चला जाता है। प्रिपरेशन के दरमियान जो आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी होती हैं उसमें एक तो है कि आपके पास सब्जेक्ट्स की जो सिलेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट की सिलेक्शन आपको या तो बहुत ऊपर ले जाती है या फिर आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा डाउन ले जाती है। आप सब्जेक्ट्स को क्रैक कर लेते हैं,
अटेम्प्ट क्वालिफाई कर जाते होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है, जैसे हमारे केस में था, पंजाब का डोमिसाइल होने पे आपको टॉप 100 to 150 में CSS में फॉल करना पड़ेगा। उससे नीचे अगर आप आते हैं मेरिट नंबर में तो आपकी एलोकेशन नहीं होगी। तो इस वजह से ये चीज़ ज़हन में रखें कि अपने सब्जेक्ट्स जो आप लोगों ने चूज़ करने हैं वो ऐसे चूज़ करें कि आपके पास एक तो वो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, हर सब्जेक्ट दूसरे को थोड़ा सा एड कर रहा हो, आपको पढ़ने में भी ताकि आसानी होगी। ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप पोल साइंस ऑप्ट करते हैं तो साथ उसके आप पब्लिक एड ऑप्ट कर सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट कर सकते हैं, साथ जेंडर आ सकता है, क्रिमिनोलॉजी आ सकता है, सोशियोलॉजी आ सकता है। दिस कुड बी अ गुड कॉम्बो। हिस्ट्री का आप एक सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स उठाएं जो कि थोड़े से ओवरलैपिंग हो और आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे में शेयर करने में मसला ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास एक आती है कि आप पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स का जो पेपर है उसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नॉलेज को कोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो पेपर होता है वो दूसरे नॉर्मल पेपर से स्टैंड आउट करता है। इसी तरीके से आपका जो ऐसे का पेपर है, ऐसे की प्रिपरेशन में आप कोई पर्टिकुलरली एक ऐसे की डोमेन पूरी प्रिपेयर करके नहीं जा सकते। जो प्रिपेयर्ड ऐसे होते हैं वो बाय माय एक्सपीरियंस वो ज़्यादातर आपके फेल ही होते हैं। एग्जामिनर आपका इस लेवल का एक्सपीरियंस होता है कि वो जज कर सकता है जो नॉन्स डिफरेंसेस हैं आपके, कि कौन सा पेपर है जो कि प्रिपेयर्ड ऐसे लिखा गया और कौन सा है जो स्पॉन्टेनियस या एक एट दैट टाइम जो फ्लो ऑफ थॉट से लिखा गया, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो आप लिखते हैं वहीं पे सोच कर जो आपके पॉइंट्स जनरेट होते हैं वो हर सब्जेक्ट के बड़े वेरी कर रहे होते हैं। आपके पास जो ऑप्शनल्स होते हैं वो आपको एक डिज़ायर्ड जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं एट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो आप अगर पोल साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको डेमोक्रेसी या गुड गवर्नेंस या इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसको ऑप्ट करने में आसानी होगी। अगर आप जेंडर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको फेमिनिज्म या वुमेन इश्यूज से रिलेटेड जो एसेस हैं उनको ऑप्ट करने में आसानी होगी। या सोशल इश्यूज़ के ऊपर अगर आता है तो आपका सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड होगा तो इट विल गिव यू अ एडेड एडवांटेज। इस तरीके से आपका ऐसे का सब्जेक्ट जो है वो ये नहीं है कि आपने एज अ सब्जेक्ट पूरा उसको प्रिपेयर करना है, उसके कोई आपने बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म का उसका सब्जेक्ट का पैराग्राफ का स्ट्रक्चर रखना है या बहुत हाई फाई किस्म की वोकैबुलरी रखनी है। नॉर्मल आपकी इंग्लिश हो बट योर ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेट। तो वो आपका अगर नॉलेज ठीक है, आप रेलिवेंट रह के लिखते हैं तो आपके बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं उसमें ऐसे में क्वालिफाई करने के लिए। इससे रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन थी उससे रिलेटेड तो हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम अपनी जर्नी को देख लेते हैं कि जो इधर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारी सिलेक्शन थी वो किस तरीके से हुई। उसमें ये है बेसिकली कि आपके पास जो प्रिपरेशन हमारी CSS की थी बैक इन 2020 वही हेल्पफुल रही हमारे पास इलेक्शन कमीशन की एलोकेशन के अंदर भी। इसके 3 हमारे पास टेस्ट थे, एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, फिर एक ऐसे का पेपर था और फिर एक हमारे पास इसका फाइनल इंटरव्यू था। तो वही जो प्रिपरेशन 2020 की CSS के अटैम्प्ट के लिए थी वो यहाँ पर काम आ गई। बताने का मकसद ये है कि आपकी जो हार्डवर्क है इट ऑलवेज पेज ऑफ। आप समटाइम्स आपके से एक गोल के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप वो डेस्टिनी अचीव नहीं कर पाते, बट अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ रखी हुई होती है या आपके लिए कुछ डोमेन डिफरेंट रखा होता है। तो जस्ट कभी भी डिसअपॉइंटेड इस तरीके से लाइफ में ना हो, ठीक है। एक आयत अक्सर जहन में आती है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा एंड योर लॉर्ड इज़ गोइंग टू गिव यू एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। ये बेसिकली जब भी आप थोड़े से डाउन फील कर रहे हो तो अपने आप को अपनी लिमिट्स को पुश करें कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो फिर आप दोबारा से उस जर्नी के ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो है करने के लिए दोबारा अपने आप को तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से अपनी लिमिट्स को पुश करें और कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहें। आपका ये जो जर्नी है ये आपको नॉट ओनली इन द CSS एग्ज़ाम्स और योर PMS एग्ज़ाम्स बल्कि वन पेपर एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कोई भी आपके कम्पिटिटिव पेपर हैं, चाहे वो FPR है,
चाहे वो AD NAB वगैरह है, ADFIA वगैरह है, यही जो आपकी प्रिपरेशन होती है दैट सेट्स द बेस फॉर देम. I qualified for ADFIA, AD NAB for once and AD MOD, even ADMI. ये सब जो टेस्ट थे वो क्वालिफाई हमने कोई उसकी पर्टिकुलर प्रिपरेशन करके नहीं दिए, बल्कि जो हमारे पास CSS या PMS की प्रिपरेशन थी उसी को हमने थोड़ा सा शफल कर लिया और जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़रा प्रिपेयर करके हम अपीयर हो जाते थे. दूसरा, आपकी जो एक नॉर्मल सराउंडिंग्स हैं उसमें आपका उठना बैठना, आपका प्रोस्पेक्टिव, आपका वे ऑफ थिंकिंग इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है. तो इसको इस तरीके से लेके चलें कि आपको जो एकेडमी है या आपके जो मेंटर हैं वो आपको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं. एक अच्छा इंस्टीट्यूट जैसे हम बात करते हैं इकरा एकेडमी की, तो वो आपको उस तरीके से मोल्ड करते हैं, आपको उस तरीके से गाइड करते हैं एट एवरी मोमेंट. आपका कोई 1 पेपर का एग्ज़ाम आ जाए उसमें भी गाइड कर लेंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसके मतलब कोई क्यूरीज आ रही हैं तो वो कर लेंगे. अभी जो हमारे पास इकरा एकेडमी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ चल रही है वो ये है कि आपके डेली बेसिस पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लगातार. 3 to 4 मंथ्स आपके इंग्लिश के, प्रेसी के, एवरीथिंग आपका डेली एग्ज़ाम हो रहा है. तो वो जो आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉलेज डेवलप होना होता है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, वो बड़ा इजीली फिर इस तरीके से फिल्टर आउट होता जाता है. तो इस तरीके से आपकी जो एकेडमी है वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. सो दैट्स ऑल. हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं और आई विश ऑल ऑफ यू सक्सेस कि आप लोग मेहनत करें और बेहतरीन से बेहतरीन जगह पर आप लोगों को एलोकेशन सिक्योर करने में मदद मिले. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल.